डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं और उससे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में हमने ये समझा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है, वो जब कंडक्टर के पास होती है तो कंडक्टर दूसरी चार्ज बॉडी पर क्या लगा सकता है, फोर्स, और उसको अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो गई। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, और फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आपने पढ़ी वो ये कि सिंबॉलिक फॉर्मूला इसका अगर हम देखें तो वो होता है आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। आई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। और इसके अलावा एक और चीज़ जो हमने देखी थी वो थी कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है। क्या होती है यूनिट, एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। और फिर हमने ये भी देखा था कि 1 एम्पियर कैसे कहते हैं। अगर किसी भी कंडक्टर के थ्रू 1 कूलम चार्ज फ्लो हो इन 1 सेकेंड तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट कितना होता है, 1 एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसका नाम होता है एमीटर, और इसको सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है जिससे कि वो कंप्लीट करंट को मेजर कर सके। ठीक है, इसके अलावा एक और छोटी सी डेफिनेशन है जो आप लोगों ने पढ़ी, वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, बस। ठीक है, ओके। अब इसके बाद एक और नई चीज़ पढ़ते हैं, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, अगर हम किसी भी चार्ज बॉडी की बात करें, जैसे एग्जांपल के लिए ये चार्ज बॉडी है, ठीक है, ये कोई एक चार्ज है। अब ये चार्ज बॉडी यहाँ पर रखी हुई किसी दूसरी चार्ज बॉडी को ना तो अट्रैक्ट कर रही है ना रिपेल कर रही है। तो इस बात का मतलब ये है कि ये बॉडी, ये चार्ज बॉडी इस चार्ज बॉडी के फील्ड से बाहर है। ठीक है, ये जो टर्म है फील्ड, ये टर्म की हमें कब जरूरत पड़ती है, तो आंसर है इस टर्म की हमें तब जरूरत पड़ती है जब हमें फोर्स कैसे लगाने हो, नॉन कांटेक्ट। कैसे फोर्स लगाने हो, आप कोई नॉन कांटेक्ट फोर्स का नाम जानते हो, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स है ना, ये ग्रेविटेशन फोर्स कैसा है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कैसा है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स भी जो है वो कैसा है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसीलिए जब नॉन कांटेक्ट फोर्स की बातें आती हैं तो आपको फील्ड जैसे टर्म सुनाई देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैग्नेटिक फोर्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, और इसी तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फील्ड की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि ये फोर्स बिना किसी कांटेक्ट के लगाए जाते हैं। तो इसलिए अगर कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के फील्ड के अंदर है तो वो उसको बिना टच किए हुए उस पर फोर्स लगा देगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर भी इसी तरह से हमने देखने को मिला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज बॉडी के चारों तरफ वो फील्ड है जिसके अंदर ये चार्ज बॉडी किसी भी दूसरी चार्ज बॉडी को इन्फ्लुएंस कर सकती है, यानी अट्रैक्ट कर सकती है या रिपेल कर सकती है। ठीक है, जब तक ये इसके बाहर है तब तक ये कुछ भी नहीं कर सकता। इतनी बात आ गई आपको समझ में। ठीक है, अब इसमें एक कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। वो क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दरअसल ये एक इमेजिनरी फील्ड है। मतलब ये दिखता कैसे होगा, क्या यहाँ पर एक मैं चार्ज रख दूँ तो क्या उसके चारों तरफ कोई एक पर्टिकुलर सर्कल दिखता होगा, तो आंसर है नो, वो दिखता नहीं है। लेकिन उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है दूसरी चार्ज बॉडी से। ये बात आ रही है आपको समझ में। तो दरअसल ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक इमेजिनरी फील्ड है। अब इस इमेजिनरी फील्ड को समझने के लिए हमने क्या किया, हमने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाना शुरू की। ठीक है, क्या बनाना शुरू किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी दिखाई देती हैं वो मैं आपके सामने बना रहा हूँ।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब क्या है इसको इतना समझ लो। अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे हवा में कुछ बताता रहूँगा तो कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं कुछ लाइन बना दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है क्या। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से किधर की तरफ चलती हैं, नेगेटिव चार्ज की तरफ। ये प्योरली इमेजिनरी लाइन है, बट ये कहीं पर ब्रेक नहीं होती है, ये बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये बात क्लियर है। ये और दूसरी बात, एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि ये जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है, ध्यान रखोगे। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी किसी दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्या नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? तो आंसर है कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इस बात का मीनिंग ये है कि अगर मान लो जैसे एग्जांपल के लिए कोई बच्चा इस पॉइंट की बात करे कि इस पॉइंट पर ये पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड की किसको दिखाता है, डायरेक्शन को। किसको दिखा रहा है, डायरेक्शन को। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। फिर इस पॉइंट पर आकर ऐसी हुई, फिर इस पॉइंट पर आकर ऐसी हुई, तभी तो मुड़ रहा है ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब हम बनाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर एवरी पॉइंट किसको दिखाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। ये बात ध्यान रखोगे। लेकिन अगर मान लो कभी भी ऐसा हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इंटरसेक्ट करने का मतलब हो गया कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये भी डायरेक्शन है और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये भी डायरेक्शन है। दो डायरेक्शन हो गई। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ये वाली बात क्लियर रहेगी। दो पॉइंट मैंने आपको बोले हैं, उनको ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से किधर की तरफ चलती हैं, नेगेटिव चार्ज की तरफ। नंबर 1 बात तो ये याद रखना। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा करती हैं तो इस बात का मतलब ये होगा कि एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन है, जो कि होना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ये बात? ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ पर ज़्यादा देखी जाती हैं, तो आंसर, अगर आप बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओगे तो ज़्यादा कहाँ होंगी, तो आंसर है पोल के पास। ये पोल कहलाते हैं। जैसे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज बनाया, एक नेगेटिव चार्ज बनाया, तो ये क्या है, एक पोल है, ये भी क्या है, एक पोल है, और इन दोनों को मिलाकर डायपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? डायपोल। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ पर ज़्यादा होती हैं? पोल के पास। पोल के पास ज़्यादा होती हैं, और बीच में अगर मिड में देखोगे तो यहाँ पर देखो कम है। इतना ही बड़ा सर्कल अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ, देखो कहीं पर देखो, तो इसमें कितनी लाइन पास कर रही है, एक। और जबकि यहाँ उतना ही बड़ा सर्कल यहाँ बना दूँ, यहाँ देखो कितनी सारी लाइनें इसके अंदर आ रही हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहाँ पर ज़्यादा होती है? पोल पर ज़्यादा होती है। ठीक है। तो अगर एग्जाम में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए आ जाए तो जो पॉइंट मैंने आपको ये बताए हैं ये आप लिख सकते हो। ठीक है। अदरवाइज वैसे डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन क्लास 10th लेवल पर कम आते हैं। ठीक है। मेन जो क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड रहते हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। मेन जो रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड वो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की एक तो डेफिनेशन याद कर लो। क्या डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की? द रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इट कैन इन्फ्लुएंस अदर चार्ज। ठीक है। द एरिया, द रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अदर चार्ज। ठीक है। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के मैंने आपको 2-3 पॉइंट बता दिए हैं, आप वो नोट कर सकते हो। ठीक है।
अब जो मेन जो आपका टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ध्यान से समझ लो। ये जो टर्म आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है? पोटेंशियल का मीनिंग होता है एनर्जी। पोटेंशियल जो टर्म है इसको हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। कैसे? इस बच्चे का पोटेंशियल ज़्यादा है, इस बच्चे का पोटेंशियल कम है। ठीक है, इस बात का क्या मीनिंग होता है? इस बात का मीनिंग ये है कि एक पर्टिकुलर वर्क करने के लिए इसके पास एनर्जी ज़्यादा है और इसके पास कम है। ठीक है, या इसको हम दूसरे वे में भी कई बार यूज करते हैं। पोटेंशियल का मीनिंग होता है, जैसे मान लो आपके सिटी में कोई एक स्वीट की शॉप है, जैसे हमारे यहाँ ओम स्वीट करके बड़ा फेमस है ना, तो वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में है ना, वहाँ पर वो बहुत अच्छे से उसकी सेल होती है। क्या होगा कि अगर मैं उसी ओम स्वीट को उठाकर कहाँ पर ले जाकर रख दूँ? सूरत नगर में पटरियों के पास, वहाँ पर खोल दें वो उसको, सेक्टर 4 से हटाकर कहाँ पर खोल दें? यहाँ रेलवे लाइन पर। तो आपको क्या लगता है कि उनकी सेल होने का पोटेंशियल सेक्टर 4 में ज़्यादा है या यहाँ सूरत नगर में ज़्यादा है? सेक्टर 4 में ज़्यादा है। अब इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इस ओम स्वीट पर जो सेल हो रही है उसका पोटेंशियल सेक्टर 4 गुरुग्राम में ज़्यादा है या DLF के किसी सेक्टर में ज़्यादा है? DLF के किसी सेक्टर में ज़्यादा है। तो इस बात का मतलब ये जो पोटेंशियल टर्म है यहाँ पर किसको शो कर रहा है? एनर्जी को नहीं, लोकेशन को। किसको? लोकेशन को। यानी पोटेंशियल टर्म के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। तो अभी बेसिकली जो पोटेंशियल है वो लोकेशन को दिखा रहा है। ठीक है, इतनी बात आ रही है समझ में? तो जब मैं कहूँ पोटेंशियल यहाँ पर, तो पोटेंशियल का मीनिंग भी यहाँ पर भी सभी बच्चे यही समझें कि मैं चार्ज की लोकेशन की बात कर रहा हूँ और उस लोकेशन पर उसकी एनर्जी की बात कर रहा हूँ। इस बात का क्या मतलब है? देखो समझो। जैसे मान लो बच्चों ये कोई एक चार्ज बॉडी है, कोई एक चार्ज है, ठीक है, कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है Q। ओके, अब मान लो मैं यहाँ पर कहीं एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ये भी कोई। ठीक है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं यहाँ पर रख दूँ लाकर, ध्यान से सुनना, तो होगा क्या? तो आंसर है ये जो चार्ज था, इस चार्ज का ये सारा क्या है? फील्ड है। क्या है? फील्ड है। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करने की टेंडेंसी रखता है? रिपेल करने की टेंडेंसी रखता है। तो मैं इसको जैसे ही इधर लाने की कोशिश करूंगा, ये अपोजिट ले जाने की कोशिश करेगा। मेरा टारगेट है इधर लेकर आना और इसका टारगेट क्या होगा? रिपेल करना। तो क्या ये मुझे आसानी से इस चार्ज को इसके पास ले जाने देगा? तो आंसर है नो। ये इधर से फोर्स लगाएगा रिपेल करने का और मैं उसको खींच के इधर लेकर आ रहा हूंगा। तो मुझे इस चार्ज पर कुछ वर्क करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। ये बात आ रही है आपको समझ में? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका थोड़ा सा आप दिमाग लगाकर उसका आंसर करोगे। ठीक है, ये जो चार्ज बॉडी है, इस चार्ज बॉडी का मान लो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कोई पॉइंट है A, एक कोई पॉइंट है B, एक कोई पॉइंट है C। ठीक है, यहां पर मान लो कोई एक चार्ज बॉडी रखी हुई है। ओके, ये जो चार्ज बॉडी है, मैं अभी थोड़ी देर के लिए थोड़ा दोनों चीज़ों को अलग अलग दिखाने के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको कैपिटल Q बना रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसका है? कैपिटल Q। ये इसको आप सोर्स चार्ज भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? सोर्स चार्ज। और इसको आप टेस्ट चार्ज कह सकते हो। ठीक है, जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो ये सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। ये टेस्ट चार्ज अभी कहाँ रखा हुआ है? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर। तो जब भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर रखा होगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर पूरा यूनिवर्स इस टेस्ट चार्ज के लिए क्या होगा? इन्फिनिटी। तो ये टेस्ट चार्ज अभी इन्फिनिटी पर रखा हुआ है।
ये समझ आया आपको? ठीक है। क्या ये टेस्ट चार्ज अपने आप से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जा सकता है? तो आंसर है नो। क्यों नहीं जा सकता? तो आंसर है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये जाने की कोशिश करता है, ये बाहर भगा देता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कभी ये टहलता घूमता हुआ कभी आ भी गया ये यहाँ पर, जैसे ये यहाँ पर आएगा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पर, ये तुरंत उसको क्या कर देगा? रिपेल कर देगा, बाहर कर देगा। तो ये अपने आप से तो नहीं जा सकता, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अगर ये अपने आप से नहीं जा सकता तो इसका मतलब हमें लेकर जाना पड़ेगा। तो कैसे लेकर जाओगे? विदाउट एक्सेलरेशन। इस चार्ज को बिना एक्सेलरेशन कराए हुए हम अंदर लेकर जाएंगे। मतलब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि अगर ये चार्ज खुद से जाता तो हम कहते हैं कि ये क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। अभी ये कैसा है? रेस्ट पर है, रखा हुआ है। तो कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पर होती है और वो चलने लग जाए तो पहले वेलोसिटी कितनी थी? 0। और फिर मान लो वेलोसिटी 1 भी हो गई हो, तो 0 से 1 हुई, तो हम क्या कहेंगे? बॉडी क्या हुई? एक्सेलरेट हुई। अगर ये खुद से जाती तो ये एक्सेलरेट करती, लेकिन अगर मैंने इसे अपने हाथ में पकड़ा और पकड़कर लेकर गया तो क्या ये एक्सेलरेट कर रही है? नहीं। ये यहां पर कितनी वेलोसिटी है? 0, रेस्ट पर है। मेरे हाथ में ये जा रही है तब भी कितनी है इसकी? 0। तो ये रेस्ट पर ही रही, यानी विदाउट एक्सेलरेशन मैं इसको यहां से यहां लेकर जाऊंगा। जब भी कभी फिजिक्स में आपके सामने ऐसा टर्म आ जाए विदाउट एक्सेलरेशन, तो आप सोचना कि आप उसको खुद पकड़कर लेकर जा रहे हो। फिजिक्स में इस बात का मीनिंग ये होता है। ठीक है। अच्छा, तो अब मैं क्या करने वाला हूं, सुनिए ध्यान से। इस टेस्ट चार्ज को मैंने अपने हाथ में पकड़ा और पकड़कर ए पॉइंट पर लेकर आ गया। अब मैं जब ए पॉइंट पर इसे लेकर आऊंगा तो ये क्या कर रहा होगा? उसको रिपेल कर रहा होगा। तो मैंने इस पर एक वर्क करा दिया, क्योंकि मैं लेकर आया हूं, इसकी फोर्स के अगेंस्ट लेकर आया हूं। तो जो मैंने वर्क कराया है वो एज अ एनर्जी इस पॉइंट ए पर स्टोर हो गया होगा। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है, देखो, जैसे मान लो मैं आप में से किसी बच्चे को ये टारगेट दूं कि आपको यहां से 1 किलोमीटर दौड़कर जाना है। ठीक है। मान लो उस बच्चे को जब मैंने ये बोला तो उस बच्चे के पास एनर्जी थी कितनी? 100 जूल। वो दौड़ना स्टार्ट किया और वो जब दौड़कर अपने टारगेट पर पहुंचा तो एग्जाम्पल के लिए मैंने माना कि उसकी एनर्जी रह गई कितनी? अब दौड़ने में एनर्जी तो लगेगी ना, तो मान लो 40 जूल एनर्जी उसकी खर्च हो गई होगी दौड़ने में। ये बात आ गई आपको समझ में? अब दूसरी बात सुनो ध्यान से। मैंने दूसरे केस में क्या किया? उसी बच्चे को मैंने अपनी गोद में उठाया और मैं भागकर गया 1 किलोमीटर। ठीक। अब वो बच्चे ने तो कुछ नहीं किया, उसकी एनर्जी स्टार्टिंग में कितनी थी? 100, और अभी भी कितनी है? क्योंकि मेरी खर्च हुई होगी ना, उसकी तो कुछ भी खर्च नहीं हुई। तो इसका मतलब उसकी जो एनर्जी पहले खर्च हुई थी जब वो खुद गया था, कितनी एनर्जी खर्च हुई थी? अब वो 40 जूल एनर्जी बच गई है ना, किसके पास? उस बच्चे के पास बच गई है। अगर काम मैं करता हूं यानी कि 40 जूल एनर्जी बच गई है, अभी भी स्टोर है। ठीक है। तो इस बात का मतलब ये हो गया कि जब इस बच्चे को मैं उठाकर टारगेट पर ले जाकर रखूंगा तो मैंने उसकी कितनी एनर्जी बचा दी? 40 जूल। वो उस जगह क्या हो गई है? स्टोर। समझ आ गया? काम भी हो गया और वो उस जगह स्टोर हो गई। इसी तरह से मैं ये कह रहा हूं, ये चार्ज खुद जाता तो इसकी एनर्जी खर्च होती, लेकिन इसको मैंने उठाकर अगर यहां रखा है तो जितनी भी एनर्जी इसकी बच गई होगी, जो अब ये खुद जाता मान लो 40 जूल एनर्जी खर्च होती, लेकिन मैंने इसे उठाकर यहां रख दिया तो अब इसकी कितनी एनर्जी बच गई? 40। तो मैं कह रहा हूं उतनी एनर्जी सेव हो गई है, वो इसके अंदर स्टोर हो गई है। इसे कहते हैं एनर्जी का स्टोर हो जाना। ठीक है। फिजिक्स में एनर्जी का स्टोर हो जाने का क्या मीनिंग होता है? इस बात का मीनिंग ये होता है कि अगर आपने दूसरे पर काम कर दिया तो वर्क हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। ध्यान रखना, एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हो। तो जैसे अगर ये बच्चा खुद भागकर गया था तो इसकी जो एनर्जी थी ये कहां चली गई सर? तो आंसर है इससे इसने यूजफुल वर्क कर लिया था। क्या कर लिया था? तो वो एनर्जी किस में ट्रांसफर हो गई थी? वर्क में। आया ना? लेकिन अगर मैंने उस बच्चे को लेकर चला गया तो मेरा वर्क किस में ट्रांसफर हुआ होगा? एनर्जी में, क्योंकि एनर्जी तो बच गई ना।
तो वो एनर्जी हम क्या कहते हैं, उस जगह पर क्या हो गई है, स्टोर हो गई है। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। ओके, ये 40 जूल की बात हुई। अब एक बात फिर से सुनना, अगर मैं इस चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लाने की कोशिश करूं तो ये तो सोर्स चार्ज के और पास ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। जितना ज्यादा पास ले जाओगे वो उतना ही ज्यादा फोर्स लगाएगा, क्योंकि हमने देखा था कि जो पोल होता है उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, तो जितना पास ले जाओगे उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो अब आपको क्या लगता है कि अगर मैं इसको यहां से यहां ले जाऊं तो मुझे और वर्क करना पड़ेगा, या फिर जितना करना था वो मैं कर चुका, और करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी अब वो और ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो यहां पर 40 जूल है, अगर मैं यहां से सीधा यहां लेकर आया होता तो अब भी क्या लगता है आपको 40 जूल एनर्जी ही होती, ज्यादा होती, है ना, क्योंकि 40 जूल से ज्यादा फोर्स लगा रहा है। अभी ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, जब इसके पास जाऊंगा तो एनर्जी और बढ़ गई। तो यहां एग्जांपल के लिए मैं लिख देता हूं सिर्फ कितना, अगर मान लो मैं इसके और ज्यादा पास स्टेट चार्ज को पकड़कर लेकर सी पॉइंट पर आऊं तो ये अब तो और पास लेकर आ गया, और ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा, और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। जितना ज्यादा वर्क करूंगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी यहां पर स्टोर होती जाएगी। तो यहां 50 की जगह एग्जांपल के लिए मैंने क्या लिख दिया, ये बात आ रही है आपको समझ में। ठीक, तो अब आप एक बात सोचो कि इस चार्ज को पॉइंट ए पर लेकर जाते हैं तो उसका अलग पोटेंशियल है। जो पोटेंशियल को मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बोला, एनर्जी है ना, और पोटेंशियल का मतलब लोकेशन से भी होता है। तो इस टेस्ट चार्ज को अगर ए पॉइंट पर ले जाते तो अलग तरह का पोटेंशियल होता है, सीधा बी पर लेकर आते तो अलग पोटेंशियल होता, सीधा सी पर लेकर आते तो अलग पोटेंशियल होता। ये बात आ रही है आपको समझ में। और इन दोनों पॉइंट के बीच का ये जो पोटेंशियल है, इसी पोटेंशियल के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात आ रही है आपको समझ में। तो मैंने आपको दो टर्म यहां पर बता दिए। पहला टर्म तो मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ये पोटेंशियल आया कहां से, कब आया, तो आंसर है व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर हमने क्या किया, वर्क। तो इसको हम ऐसे कहते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये जो 40 जूल आया है ये किसके इक्वल है, मैंने क्या किया है बोलो, है ना। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सोर्स चार्ज। ये बात आई आप समझ में। What do you mean by electric potential? The amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to a electric field of a source charge is known as electric potential. क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक नाम इसलिए रख दिया है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की बातें हो रही हैं या चार्ज की बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, इसलिए। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं, बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कब क्रिएट हुआ था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो तब क्रिएट हुआ था जब आप किसी चार्ज को एक पॉइंट से कहां लेकर चले गए थे, दूसरे पॉइंट पर। अगर मान लो आप लेकर ही ना जाते तो सिर्फ एक ही तो पोटेंशियल था, लेकिन जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर गए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही, तो वहां पर पोटेंशियल कुछ दूसरा हो गया। अब वहां पर क्या क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कब क्रिएट होता है, सुनना ध्यान से, द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये डिफरेंस कितने का है बोलो, 10 जूल। और ये 10 जूल यहां पर किसके इक्वल है, वर्क के इक्वल। कौन सा वर्क, ए से लेकर बी तक ले जाने वाला वर्क। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी टेस्ट चार्ज को ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है वो वर्क ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है
वो वर्क ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात आ गई, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में हम चार्ज को कहां से लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से। कहां पर लेकर आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या कर रहे हैं हम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जा रहे हैं, तब जो वर्क करना पड़ रहा है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बात आगे समझना ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पर लिखता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो आंसर है किसी भी यूनिट चार्ज पर जितना वर्क किया जाता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं और वर्क को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, W से, और चार्ज को Q से। यहाँ चार्ज मैंने स्मॉल q लिखा है, ये कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज। कौन सा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो था वो, ठीक है, जिसको हम लेकर आए, जिस पर हमने वर्क किया है, ये वो है। ओके, बताइए वर्क की यूनिट क्या होती है। अरे उससे पूछ रहा हूँ, तुम जो बता रहे क्या होती है, जूल। चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट पूछ रहा हूं मैं, सिंबल नहीं पूछ रहा हूं। क्या होती है, चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती होगी, जूल पर कूलॉम। लेकिन अगर हम इसकी स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ वी क्या होता है, वोल्ट। ये इसको याद रखोगे, ठीक है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट, ठीक है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट कब बन जाता होगा, 1 वोल्ट, बोलो। When 1 joule of work is done in bringing a 1 coulomb charge from infinity to a point in an electric field, then the potential developed is known as 1 volt. ठीक है, यहां तक बात आ गई समझ में। ओके, ये तो हो गई बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब यही सारी बातें आप किसके लिए करोगे ऑल्सो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही होता है। अरे मान लो कहीं पर 50 जूल लिखा हुआ है, ये क्या है, एनर्जी, और कहीं पर लिखा हुआ है 40 जूल, ये क्या है, एनर्जी, और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 10 जूल क्या होगा, एनर्जी, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का कोई अलग से फॉर्मूला नहीं होगा, इसका फॉर्मूला भी सेम होगा। अगर कोई आपसे पूछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बताओ, तो आप क्या कहोगे, वर्क अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबॉलिक फॉर्मूला बताओ तो क्या बोलोगे, V = W अपॉन Q। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट पूछे तो क्या बोलोगे, वोल्ट। और 1 वोल्ट का तो आपको पता ही है, 1 जूल अपॉन 1 कूलॉम, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो आप डिवाइस यूज करते हो उसका क्या नाम है, वोल्ट मीटर। जैसे आपने एमीटर पढ़ा था, जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे, अगर फिजिक्स पढ़ोगे तो वहां पर वोल्ट मीटर कैसे काम करता है ये भी सिखाया जाएगा आपको। लेकिन क्लास 10th लेवल पर सिर्फ इतना बताया जाता है कि वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो किसको मेजर करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, ये तीनों एक ही बातें हैं,
ठीक है, अगर किसी न्यूमेरिकल में वोल्टेज दिया हुआ है, कोई ऐसा कह दे, तो आप सोचना कि वो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो वोल्ट मीटर किसको मेजर करता है, वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कोई भी नाम ले सकते हो आप। ठीक है, इसको जब आप सर्किट में लगाओगे तो हमेशा पैरेलल में लगाओगे। जिस भी डिवाइस का आपको वोल्टेज मेजर करना है उसके साथ कैसा लगाओगे, पैरेलल में लगाओगे। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि मान लो आपके पास, एग्जांपल के लिए कहता हूं, ये मान लो आपके पास एक बल्ब है। ठीक है, मान लो ये कोई एक बल्ब है। ओके, अब इस बल्ब का आप वोल्टेज मेजर करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, तो अगर इस बल्ब के साथ अगर आप करंट मेजर करना चाहते थे कि इसमें करंट कितना है ना, तब तो आप क्या करते, तब आप ये करते कि एंड टू एंड ज्वाइन करा देते। मतलब देखो, इस बल्ब का एक एंड मान लो ये है और इस बल्ब का एक एंड मान लो ये है। ठीक है, यहां तक बात आ रही है समझ में, ये दो एंड है, ये वायर गया ये। ठीक है, अब अगर आपको एमीटर लगाना होता तब तो यहां पर जो इसका एंड हो रहा उसी एंड से वायर कनेक्ट करके यहां लगा देते एमीटर, तो ये बता देता आपको कितना है। लेकिन अगर आपको वोल्ट मीटर लगाना है तो आपको इसके पैरेलल लगाना होगा, यानी कि आपको इसके जो दो एंड हैं उनके बीच में लगाना होगा वोल्ट मीटर को, ऐसे। ठीक है, तो ये कैसा लगा हुआ है, इसके साथ पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए बैटरी के टर्मिनल कुछ इस तरह से हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से ले लीजिए ऐसा। ओके, तो ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, तो ये वाला एंड वोल्ट मीटर का कौन सा हुआ, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। ठीक है, एमीटर का भी सही कनेक्शन बनाना सीख लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में हर साल यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन से कनेक्शन ठीक लगे हुए हैं। तो ये नेगेटिव वाला टर्मिनल यहाँ कनेक्ट है और ये पॉजिटिव वाला यहाँ कनेक्ट है। ठीक है, तो एमीटर के सही कनेक्शन ये लिखे हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वोल्ट मीटर के ये लिखे हुए हैं। क्लियर? ठीक है, तो एमीटर सीरीज में क्यों लगाया जाता है, एमीटर सीरीज में इसलिए लगाया जाता है कि वो कंप्लीट करंट को मेजर कर ले, क्योंकि सीरीज के केस में जितना भी करंट होता है वो कंप्लीट रहता है, मतलब चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है। पैरेलल में इसको क्यों लगाया जाता है, तो आंसर है पैरेलल में वोल्ट मीटर को इसलिए लगाया जाता है कि वोल्टेज जो है वो पैरेलल के केस में कांस्टेंट रहता है। ठीक है, सीरीज में कौन कांस्टेंट रहता है, करंट। सीरीज में कौन कांस्टेंट रहता है, करंट। और पैरेलल में कौन कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए इस रूम की जितने भी मैंने बल्ब यहाँ पर लगाए हुए हैं वो सारे बल्ब अलग अलग वोल्टेज से ऑन हैं यहाँ पर, या फिर सेम वोल्टेज से हैं, बोलो। वॉट पे मत जाओ, वोल्टेज सबको सेम मिल रहा है इस रूम में या फिर अलग अलग मिल रहा है, सेम। सबको कितना मिल रहा है, मेरे घर में जो सप्लाई आ रही है वो 220 वोल्ट की आ रही है। ठीक है, तो ये वाले बल्ब को भी 220 वोल्ट, इसको भी, ये सारी रॉड लगा रखी हैं इस बल्ब को सबको 220 वोल्ट। ठीक है, इवन इस कैमरे को भी। लेकिन बाद में डिपेंड ऑन कि वो वॉट जो है ना, उसकी पावर कितनी हो, उसके अकॉर्डिंग वो वोल्टेज स्प्लिट या करंट जितना भी हो ना, उसके अकॉर्डिंग मिलता रहता है करंट उसको। ठीक है, लेकिन वोल्टेज सब में कैसा है, सेम। इसका मतलब हमने इस रूम के अंदर जितने भी अप्लायंसेस हैं उन सब को कैसा लगा रखा है, पैरेलल। कैसा कनेक्ट किया हुआ है एक दूसरे से, पैरेलल। अगर वो एक दूसरे से पैरेलल कनेक्ट ना होते तो क्या होता, तो आंसर है कि ये वाला बल्ब बहुत तेज ग्लो करता और हो सकता है ये सारी रॉड बहुत धीमे धीमे जल रही होती, है ना, क्योंकि सब में वोल्टेज कैसा होता, अलग अलग आता। ये बात आ रही समझ में? तो ये सब कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल लगे हुए हैं। ये सब पैरेलल लगे हुए हैं तो इनमें करंट अलग अलग आ रहा है। ध्यान रखना, पैरेलल के केस में क्या अलग हो जाता है, करंट। ठीक है,
तो इन सब में करंट अलग अलग है। जैसे एसी को चलाने के लिए अलग तरह का करंट मिल रहा है ना, 100 वॉट का बल्ब जलाने के लिए अलग तरह का करंट मिल रहा है, ठीक है। तो अगर फिर से अगर आपसे पूछा जाए कि एमीटर को सीरीज में क्यों लगाते हैं, तो आप क्या बोलोगे? सीरीज के केस में करंट कांस्टेंट रहता है, इसलिए वो कंप्लीट करंट मेजर करके देगा, इसलिए उसे सीरीज में लगाते हैं। वोल्ट मीटर को पैरेलल क्यों लगाते हैं? क्योंकि वोल्ट पैरेलल के केस में वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, तो इसलिए वो कंप्लीट वोल्टेज मेजर करके देगा कितना है, ठीक है। ओके, तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक करंट की और पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पढ़नी है, वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बेसिकली रिलेशन होता है किस किस के बीच का, तो आंसर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का रिलेशन होता है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान दो बोर्ड पर बच्चों, मैं आपके सामने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहा हूँ। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा क्लोज एंड कंटिन्यूस पाथ होता है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अब इतनी सी बात को आप थोड़ा सा गहराई में जाकर समझ लो, जिससे कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको मिल जाए, ठीक है। ये मान लो मैंने कोई लोड लगा रखा है, बल्ब को वगैरह कुछ भी मान लेना इसको, ओके। देखो आप जानते हो कि ये जो बैटरी यहाँ पर लगाई हुई है, इसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ओके। और ये सर ये जो बनाते हो ऐसी लाइन आप, ये क्या होता है? ये क्या है? वायर है। मान लीजिए कोई कॉपर का वायर है, ठीक है, कॉपर वायर, ये बात भी समझ आती है। ये जो आपने यहां पर लगाया हुआ है ये क्या है? तो आंसर कोई एक लोड है, ये आपको पता ही है, ये कोई स्विच है। बैटरी का काम क्या है यहां पर, उसको समझने की कोशिश करो। ये जो मेरे हाथ में है, मान लो कोई एक कंडक्टर है। अब हम जितनी भी बातें करेंगे वो सिर्फ कंडक्टर की ही करेंगे। कंडक्टर के पास ऐसा क्या होता है कि वो इजीली इलेक्ट्रॉनों को अपने थ्रू पास करा देता है, और इंसुलेटर के पास नहीं होता है। तो आंसर है कंडक्टर के पास बहुत सारे क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये आपने पढ़ा है। इंसुलेटर के पास उतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आ गई है। किसी भी कंडक्टर में अगर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, तो क्या वो अभी नहीं है जब मैं अभी हाथ में पकड़ा हुआ हूं इसको, तो है या नहीं है? है। क्या वो मूव नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, फ्रीली घूम रहे हैं, तो फिर मुझे करंट क्यों नहीं लग रहा? नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट? तो आंसर है इलेक्ट्रिक करंट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज, यही तो आपने पढ़ा है। तो अगर चार्ज फ्लो करेगा, इस बात का मतलब ये है कि यहां पर कौन है? इलेक्ट्रिक करंट। इतनी सी बात आप समझ लो। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे? यहां पर फ्लो कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। ये बात आपको समझ में आती है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर यहां पर इलेक्ट्रिक करंट है, तो अभी इस टाइम मुझे करंट क्यों नहीं लग रहा है? अगर डायरेक्शन रैंडम है, तो डायरेक्शन रैंडम होने पर भी मूवमेंट तो हो रहे होंगे ना। तो मूवमेंट तो हो रहे हैं, मूवमेंट हो रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट होना चाहिए। जैसा नो, क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? तो आंसर है किसी भी कंडक्टर में, ध्यान से समझ लो, किसी भी कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आंसर है कंडक्टर इतना बड़ा है सर, एक छोटे से एटम में इतने सारे होते हैं, है ना। जैसे सोडियम के एक एटम में कितने होते हैं? 11। तो अगर इतना बड़ा सोडियम का पीस ले लिया जाए तो पता नहीं कितने एटम हो जाएंगे उसमें, पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इनफाइनाइट हो जाएंगे। वो सारे इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? रैंडम मोशन कर रहे हैं। अब जब वो रैंडम मोशन करते हैं, तो रैंडम मोशन करते वक्त ऐसा होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर ये इधर जा रहे हैं तो करंट की एक डायरेक्शन हुई, इधर जा रहे हैं तो करंट की एक डायरेक्शन हुई। तो बताओ नेट करंट यहाँ पर कितना बना? 0,
कैसे? +5 एम्पियर -5 एम्पियर, नेट करंट कितना? तो हम यही मान के चलते हैं कि इनफाइनाइट में इतने इधर जा रहे होंगे 100, तो 100 एट द सेम टाइम जस्ट अपोजिट जा रहे होंगे, तो +100 -100 कितना? 0। हर बार 0 होता रहेगा। इतनी बात आ गई आपको समझ में? तो इसलिए मुझे यहां पर अभी कोई करंट नहीं लग रहा है। ये बात आ गई आपको समझ में? करंट कब बनना स्टार्ट होगा? जब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किधर जाने लगे? एक डायरेक्शन में जाने लगे। और इन सबको एक डायरेक्शन में लाने का काम कौन करता है? बैटरी। कैसे? देखो, अगर मान लो इस कंडक्टर को अगर मैं एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दूं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और ये कैसा? नेगेटिव, तो जो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था वो टर्न करेगा और इधर मूव करने लग जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था वो टर्न होकर इधर जाने लगेगा। तो जितने भी रैंडम मोशन हो रहे थे वो सारे मोशन अब रैंडम नहीं रहेंगे, वो सब के सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होने लगेंगे। तो अब मोशन कैसा हो जाएगा? ऐसा, सारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और करना भी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव वाला तो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। या तो ये आंसर दोगे, या दूसरा आंसर क्या है कि ये नेगेटिव टर्मिनल इन नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या करता होगा? रिपेल करता होगा, तो यहाँ पर मूव करा देता होगा इसको। ये बात आ रही है आपको समझ में? ठीक। तो इसका मतलब बैटरी का काम क्या है? बैटरी का काम है इलेक्ट्रॉनों को मोशन कराना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैं यहां पर ये लिख रहा हूं कि बैटरी का काम है क्या करना? इलेक्ट्रॉन को क्या कराना? मोशन कराना। क्या लगाकर? फोर्स लगाकर। बैटरी क्या करती है? इलेक्ट्रॉनों को मोशन लगाने वाला फोर्स लगाती है, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं EMF। क्या कहते हैं? EMF। किसी भी कंडक्टर में बैटरी का काम क्या है? इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगाकर उनको मोशन में लेकर आना। ये बात आ गई आपको समझ में? इलेक्ट्रॉन खुद से फोर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन खुद से एक डायरेक्शन में नहीं जाते। ये बात आ गई समझ में? ठीक है, ओके। अब थोड़ी सी एक और बात, ये जो EMF है इसको हम लोग मेजर करते हैं वोल्ट में, क्योंकि ये क्या है? पोटेंशियल ही तो है। तो बच्चों आप एक बात सोचना ध्यान से, यहाँ पर अगर मैंने सपोज करो 5 वोल्ट की बैटरी लगाई, ये 5 वोल्ट की बैटरी का काम क्या होगा? यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सब पर फोर्स लगाकर उनको क्या कराना? मूव कराना। और मूव कराकर किधर की तरफ लेकर आना? खुद से नहीं हो रहा ये काम, कौन कर रहा है? बैटरी करवा रही है ये। ठीक है, अगर मैं 5 वोल्ट की जगह 10 वोल्ट की बैटरी लगा देता तब क्या होता? तब ज्यादा फोर्स लगता। तो उससे क्या होता? ज्यादा तेज मूव करते। ज्यादा तेज मूव करते यानी कि उससे क्या बढ़ जाता? करंट। मतलब यहां पर मान लो आपको एक बच्चा यहां पर खड़ा कर दिया मैंने और उसको बोला कि यहां इस कॉर्नर से जितने इलेक्ट्रॉन निकलते जाएं 1 सेकंड में वो काउंट करते रहना। तो पहले 5 वोल्ट की बैटरी लगाई और हमने ये माना कि यहां से 5 इलेक्ट्रॉन निकल जाते थे, तो वो हर बार मुझे कितना आंसर देता होगा? बताओ, इलेक्ट्रिक करंट कितना बन रहा होगा? 5 एम्पियर। कितना? 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो कर जाए उसे ही तो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे उसके सामने से निकल के, वो काउंट करता था 1 सेकंड में 1 2 3 4 5, तो वो क्या बोलता था हर बार? मुझे कितना करंट बना सर? 5 एम्पियर। मान लो मैंने 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी, अब भी फोर्स लग रहा है लेकिन अब फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो अब उसके सामने वो फिर से काउंट कर रहा है, सब कुछ रास्ता भी वही है। अब 1 सेकंड में उसके सामने से कितने इलेक्ट्रॉन निकल कर जा रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन निकल कर जा रहे हैं। तो अब वो क्या बोलेगा? कितना करंट बन रहा है? 10 एम्पियर का। ये 5 से 10 एम्पियर करंट वैल्यू बढ़ कैसे गई? तो आंसर है सर आपने क्या बढ़ा दिया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ा दिया। तो उससे क्या बढ़ गया? बोलो, इलेक्ट्रिक। और अगर कोई बच्चा ये कर दे कि यहां पर 100 वोल्ट की बैटरी लगा दे, तो 1 सेकंड में कितने जाने लगे? 100। करंट कितना बनने लग गया? 100 एम्पियर। तो इस बात का मतलब आप ये कह रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक करंट इस सर्किट में फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके?
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। दिस इज व्हाट बी कॉल्ड ओम्स लॉ। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाइड across the two end of the conductor is directly proportional to the electric current flow through the circuit. ठीक है, इन स्पेसिफिक कंडीशंस, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस भी हैं उसके अंडर। ठीक है, शॉर्ट में अगर मैं बच्चों के सामने लिखूं तो वो ये लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर बैटरी का साइज बढ़ाओगे तो उस सर्किट में से इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर अगर इक्वल लगाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा आर। यहां पर आर एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको रेजिस्टेंस के बारे में बच्चों एक बात पता चलेगी कि अगर मैं आई को नीचे लेकर आ जाऊं तो क्योंकि हम बैटरी वोल्टेज बार बार चेंज तो नहीं कर रहे हैं, बैटरी एक बार लगा दी। ठीक है, तो यहां से ये पता चल रहा है कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आई के। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आई के, यानी कि अगर मैं किसी भी सर्किट, अगर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उस कंडक्टर में से क्या कम फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट। ये बात आ रही है आपको समझ में? तो इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो कि हर कंडक्टर का रेजिस्टेंस अलग अलग होता होगा, तो आंसर है यस, हर कंडक्टर का रेजिस्टेंस अलग अलग होता होगा। लेकिन हम उसको नाम रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टिविटी देते हैं, वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हर कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग, नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आई की वैल्यू, देखो रेजिस्टेंस है क्या, पहले तो इसको समझ लो। ठीक है, तब जाकर समझ में आएगी बात कि आर कांस्टेंट तो है, लेकिन किस में कांस्टेंट है, तो आंसर इस रिलेशन में कांस्टेंट है। और ये रिलेशन किसी एक कंडक्टर के लिए लिखा गया, तो क्या सर ये दूसरे कंडक्टर के लिए भी ठीक है, तो आंसर है यस, ये तो सारे कंडक्टर के लिए ठीक है, V = IR। लेकिन इस R की वैल्यू चेंज हो जाएगी, अलग अलग कंडक्टर में अलग अलग रहेगी। इस बात का क्या मतलब है सर? इस बात का मतलब ये है कि मान लो आपके पास एक कंडक्टर है सिल्वर, ठीक है, उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1, ठीक है। तो अगर आपने बैटरी लगाई, उसमें सपोज सॉरी उसमें करंट फ्लो हो रहा है, एग्जांपल के लिए कहता हूं 10 एम्पियर। तो बैटरी कितने की लगाई होगी आपने? 10 वोल्ट की। ये तो सिल्वर की बात की। अब मैं कॉपर की बात करता हूं। कॉपर का रेजिस्टेंस है, एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूं सारे नंबर, ठीक है, मान लो 5, रेजिस्टेंस कितना है? 5, ठीक है। और करंट की वैल्यू, करंट की नहीं बल्कि यहां पर वोल्टेज की वैल्यू लिखता हूं जिससे को बच्चों को क्लियर रहे बात। थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं मैं, V = IR को V/R लिखता जाता हूं जिससे कि थोड़ी सी बातें क्लियर हो, ठीक है। वोल्टेज, बैटरी तो फिक्स है, बैटरी मान लो 100 वोल्ट की है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। सिल्वर का रेजिस्टेंस है मान लो 2, सिल्वर का रेजिस्टेंस कितना? 2। तो यहां पर करंट की वैल्यू उसकी कितनी आएगी? बैटरी अगेन वही है, लेकिन कंडक्टर चेंज कर दिया। कंडक्टर हमने कौन लिया अब? कॉपर। कॉपर का मान लो रेजिस्टेंस है 20, करंट बताओ कितना आएगा उसका, है ना। तो यहां पर किसकी वैल्यू अलग अलग ली है मैंने, देखो रेजिस्टेंस की। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अलग अलग कंडक्टर में किसकी वैल्यू अलग अलग होती है? रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। ये बात आ रही है आपको समझ में? रिलेशन वही रहेगा, V = IR ही रहेगा, ठीक है। जैसे इस बात का क्या मतलब है? मतलब सर R कांस्टेंट भी नहीं हुआ, ये क्या हुआ गया? देखो समझना, ये मैंने कौन सा लिया था? कॉपर। अब कॉपर का ही एक और केस लो। कॉपर में बैटरी लगाई है मैंने, सपोज करो 50, कितने की? 50 की। और रेजिस्टेंस उसका कितना रहता है? रेजिस्टेंस अब मैंने देखा फिक्स लिखा, है ना। अब डिवाइड कराओगे तो आंसर कुछ और आएगा, है ना, 2.5 एम्पियर। अब हो गया ना रेजिस्टेंस कांस्टेंट। लेकिन ये हर बार किसके लिए कांस्टेंट है? कॉपर के लिए। कॉपर के लिए रेजिस्टेंस कितना लेकर चलोगे हमेशा?
20। सिल्वर के लिए हर बार जो भी आपने यहां पर लिखा वैसे ही लेकर चलोगे, तो उस एक कंडक्टर के लिए आर की वैल्यू कैसी रहेगी, कांस्टेंट, और अलग अलग कंडक्टर के लिए अलग अलग होगी। ठीक है, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, क्लियर हो गई बात? व्हाट डू यू मीन बाय ओम्स लॉ या स्टेट ओम्स लॉ? तो आप कहोगे इट स्टेट्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, ध्यान रखना थ्रू आउट द चैप्टर पोटेंशियल डिफरेंस क्या किया जाता है, अप्लाई। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टू एंड ऑफ कंडक्टर। अक्रॉस द टू एंड ऑफ कंडक्टर का क्या मतलब है, ये जो बैटरी लगाई गई है ये कहां पर लगाई गई है, इस कंडक्टर के दो एंड के बीच में लगाई गई है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टू एंड ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। बात आ गई समझ? अब आगे की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, इसके फॉर्मूले क्या है, क्या इसकी यूनिट है कोई, और रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए जीएस क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।